निकट भविष्य में पूर्व मरीन जॉन को लेवल 6 की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में ले जाया जा रहा है। जब सभी नए कैदी वहां पहुंचते हैं तो वार्डन का एक होलोग्राम उनका स्वागत करते हुए कहता है कि समाज को उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वे हमेशा के लिए जेल में बंद रहेंगे। इसके बाद जॉन को वार्डन से मिलने के लिए भेजा जाता है, जो उसकी प्रोफाइल पढ़कर जानता है कि जॉन ने अपने कमांडिंग ऑफिसर की हत्या की थी। वो पहले ही 2 लेवल 5 जेलों से भाग चुका है और उसके डीएनए स्कैन से सत्ता के प्रति नफरत और हिंसक स्वभाव की पुष्टि होती है। वार्डन समझाता है कि इस जेल में जॉन को कोई मिलने वाला फोन कॉल या पत्र नहीं मिलेगा और कोई भी परेशानी खड़ी करने पर उसे दर्दनाक सजा दी जाएगी। कुछ ही क्षणों बाद जॉन को पीटा जाता है और एक कोठरी में फेंक दिया जाता है, जहां उसका सेलमेट साथी कैदी उसके साथ कुछ रोटी बांटता है जो उसने चुरा कर रखी थी। सुरक्षा कैमरों की जांच करते समय वार्डन ये सब सुन लेता है। शाम को जॉन एक चिल्लाते हुए आदमी को ले जाते हुए देखता है और उसका सेलमेट बताता है कि उसे एब्सोलॉम ले जाया जा रहा है, जो दुर्व्यवहार करने वालों के लिए एक द्वीप है। वो आदमी बकवास बड़बड़ाने लगता है, इसलिए जॉन को गार्डों के सुनने से पहले उसे चुप कराना पड़ता है। अगली सुबह जॉन की आंख खुलती है तो देखता है कि उसका सेलमेट गायब है। अचानक उसे जजमेंट रूम ले जाया जाता है, जहां बाकी सभी कैदी देख रहे होते हैं और वार्डन कहता है कि भोजन जमा करना एक बड़ा अपराध है जिसकी सजा 10 कोड़े है। एक धातु का ढांचा घूमता है और जॉन के सेलमेट को दिखाता है, जिसे वार्डन एक बार टेजर बिजली का झटका मारता है। जॉन को बाकी 9 कोड़े मारने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो मना कर देता है, इसलिए वार्डन सेलमेट को गोली मारने की धमकी देता है। तब जॉन ध्यान भटकाने के लिए टेजर छीन लेता है और वार्डन को बंधक बनाने के लिए दौड़ता है। हालांकि वो गार्डों से घिर जाता है और उसके पास खुद को पिटवाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। कुछ घंटों बाद एक हेलीकॉप्टर जॉन को एब्सोलॉम ले आता है। चॉपर के जाने से पहले गार्ड उसे बिना कुछ कहे जमीन पर फेंक देते हैं। जल्द ही जॉन खुद को चूहों से घिरा हुआ पाता है और इधर उधर देखने से पहले उन्हें जल्दी से झाड़ देता है। वो एक जंगल के बीच में होता है और दूर से विभिन्न जानवरों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। जॉन दौड़ना शुरू करता है, लेकिन तभी रुक जाता है जब वो पेड़ों के बीच लोगों को दौड़ते हुए देखता है। वे आउटसाइडर्स नाम का एक कबीला है जो जल्दी से उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद जॉन को आउटसाइडर्स की बस्ती में ले जाया जाता है, जहां सभी स्थानीय लोग बाहर आकर उसके कपड़े चुराने की कोशिश करते हैं। उन्हें उनके नेता मारेक और उसकी बंदूक द्वारा रोका जाता है। मारेक से मिलने जाने से पहले जॉन कुछ घंटे एक कोठरी में बिताता है, जो उसका दोस्ताना स्वागत करता है और इसे एक वेकेशन छुट्टी कहता है। गांव एक बहुत ही खराब स्थिति में छोड़ा हुआ द्वीप रिजॉर्ट है और ये सभी जंगली वही अपराधी हैं जिन्हें जेलों ने सालों से यहाँ भेजा है। चूंकि द्वीप पर सभी गतिविधियों के लिए शारीरिक ताकत की आवश्यकता होती है, मारेक चाहता है कि जॉन पूल के ऊपर राल्फ से लड़कर खुद को साबित करे। जॉन को एक जाल पर धकेल दिया जाता है और एक ब्लेड दिया जाता है, जबकि राल्फ एक मूर्ति को नष्ट करके अपनी ताकत दिखाता है। अप्रभावित जॉन बस ब्लेड फेंकता है और राल्फ की छाती में घोंप देता है, जिससे वो प्लेटफॉर्म पर अपने गुप्तांग के बल गिरता है और पानी में गिर जाता है। मारेक इस परिणाम से खुश होता है और जॉन को बधाई देने के लिए करीब आता है, जो उसके हथियार चुरा लेता है और उसे भी पानी में धकेल देता है। फिर जॉन बंदूक से डराकर भीड़ के बीच से रास्ता बनाता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदूक काम नहीं कर रही होती। इसके बजाय वो वापस जंगल में भाग जाता है और आउटसाइडर्स उसका पीछा करने लगते हैं। भीड़ के चले जाने तक पेड़ के ऊपर छिपने के बाद जॉन एक पेड़ के तने में भाला फंसा देता है और एक आदमी को उससे टकराकर गिरते हुए देखता है। वो पीछे से उस पर हमला कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और उसके हथियार भी चुरा लेता है। जब वो फिर से भागने की कोशिश करता है तो वो गलती से एक पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जब वो पट्टी बांध रहा होता है तो एक आउटसाइडर छिपकर बाहर आता है और उससे लड़ने लगता है। जॉन के लिए उसे वश में करना और उसके अपने ही भाले से उसे मारना आसान होता है। शोर से उसके स्थान का पता चल जाता है और जल्द ही एक और आउटसाइडर जॉन का पीछा करता है, जो अनजाने में एक जाल सक्रिय कर देता है। एक झूलता हुआ लट्ठा नीचे आता है और जॉन समय रहते बच जाता है, जिससे वो लट्ठा उस आउटसाइडर को ही मार देता है। जैसे ही जॉन फिर से चलना शुरू करता है, स्कैब एक तीर चलाता है जो उसके पैर में चुभ जाता है, लेकिन जॉन दौड़ना जारी रखता है। अंत में आउटसाइडर्स उसे एक चट्टान पर घेर लेते हैं और उसे ब्लोगन डार्ट्स जहरीली फूंकनी से मारते हैं, जिससे वो पानी में गिर जाता है। भाग्यवश जॉन गिरने के बाद बच जाता है और उसे इनसाइडर्स नाम के एक दूसरे गिरोह द्वारा ढूंढ लिया जाता है, जो उसे अपने बहुत बेहतर गांव में ले जाते हैं। यह जानकारी तुरंत जेल में वार्डन तक पहुंच जाती है। जब जॉन की नींद खुलती है तो वो इन कैदियों की शांति और व्यवस्था देखकर हैरान रह जाता है। जब वो गांव की खोजबीन कर रहा होता है तो वो एक रहस्यमयी इमारत में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हॉकिंस और स्कल उसे यह कहकर रोक देते हैं कि ये इमारत प्रतिबंधित है। फिर जॉन का परिचय उनके नेता से कराया जाता है, जिसे केवल फादर के रूप में जाना जाता है। वह बताता है कि जॉन पहला व्यक्ति है जो आउटसाइडर्स से बचकर निकला है और वह चाहता है कि जॉन इनसाइडर्स में शामिल हो जाए, लेकिन जॉन केवल द्वीप छोड़ना चाहता है।
इसके बाद वो डायसार्ट से मिलता है, जो टूटी हुई बंदूक को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जॉन कुछ सुझाव देता है और बंदूकों के ज्ञान के कारण उनके बीच एक रिश्ता बन जाता है। डायसार्ट और हॉकिंस जॉन को गांव के वॉच टावर पर ले जाते हैं और उसे भागने की कोशिश न करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। द्वीप पर बहुत सारे प्राकृतिक खतरे हैं, साथ ही आउटसाइडर्स के पास 600 लोग हैं, जबकि इनसाइडर्स के पास केवल 98 हैं, इसलिए वे उनसे लड़ नहीं सकते। हर जगह निगरानी भी है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेकंडों में पहुंच सकते हैं। बाद में जॉन मरहम लगाने वाले टॉम के पास जाता है, जो उसे पैर के घाव के लिए एक लेप देता है और उसे संक्रमण से बचने के लिए साफ रहने की याद दिलाता है, क्योंकि उनके पास यहाँ दवा नहीं है। बाहर निकलते समय जॉन देखता है कि केसी उसका पीछा कर रहा है, जो बस उस पहले व्यक्ति से मिलना चाहता है जो मारेक के चंगुल से बच निकला था। जॉन उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है और चट्टान के किनारे पर जाता है, जहां वो पानी में एक बक्सा फेंकता है। लहरें इतनी तेज होती हैं कि वे तुरंत बक्से को तोड़ देती हैं, जिसका मतलब है कि वो बस तैरकर वहां से बाहर नहीं निकल सकता। केसी जल्द ही उसके पास आता है और उसे बताता है कि पानी शार्क से भरा है। उस रात जॉन तट पर सामान ले जाते हुए एक जुलूस देखता है और उसका पीछा करने के लिए चुपके से निकल जाता है। हालांकि हॉकिंस उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे सहयोग करने की याद दिलाने से पहले एक मुक्का मारता है। जॉन गांव लौटने से पहले उसे वापस मुक्का मारता है। अगले दिन नाश्ते के दौरान जॉन केसी से उसके अपराध के बारे में पूछता है। पता चलता है कि उसने एक माफिया बॉस को 2 बच्चों के अपहरण में मदद की थी, लेकिन उसका इरादा उन्हें चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। वो उसका बॉस था जिसने उन्हें मार डाला था। जब जॉन एक चॉपर को उड़ते हुए देखता है तो केसी समझाता है कि द्वीप पर महीने में 2 बार रसद सप्लाई आती है, लेकिन आउटसाइडर्स उसे चुरा लेते हैं और इनसाइडर्स को कभी कुछ नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर हर बार अलग जगह पर उतरता है, इसलिए वे पहले से योजना नहीं बना सकते। नाश्ते के बाद जॉन और केसी किलियन से मिलने जाते हैं, जो शराब बनाने का काम करता है। जॉन एक घूंट लेता है और घृणा में लगभग उसका दम घुटने लगता है, इसलिए वो पेय का अपमान करता है, जिससे किलियन क्रोधित हो जाता है और एक मुक्का चलाता है, जिसे जॉन आसानी से बचा लेता है। उसी समय उन्हें एक घंटी सुनाई देती है और सभी इनसाइडर्स गेट की ओर भागते हैं। उनके पहरेदारों में से एक ड्यूटी के दौरान दूसरी बार सो गया है, जिसे उनके घर और जान को खतरे में डालना माना जाता है। सजा देश निकाला बहिष्कार है, इसलिए जॉन देखता है कि कैसे उस आदमी को बाहर निकाल दिया जाता है और वो जंगल में भटक जाता है। इस बीच आउटसाइडर्स कुछ भुने हुए चूहों के लिए लड़ रहे हैं और मारेक को उन्हें शांत करना पड़ता है। जब भीड़ हेलीकॉप्टर की रसद के बारे में पूछती है तो मारेक कहता है कि यदि वे अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो कल उन्हें सौंप देगा। उनमें से एक आदमी मारेक के क्रूर नियमों से थक गया है और इशारा करता है कि जॉन ने उसे हराया था, इसलिए जॉन को नया नेता होना चाहिए, जिससे मारेक गुस्से में उसका सिर काट देता है। फिर मारेक स्कैप से कहता है कि वे आखिरकार इनसाइडर्स के गांव पर हमला करेंगे। क्रिसमस के दिन इनसाइडर्स एक छोटी सी पार्टी करते हैं और यहाँ तक कि एक पेड़ पर कुछ सजावट भी कर लेते हैं। फादर उन सभी लोगों के बारे में भाषण देते हैं जिन्हें उन्होंने खो दिया है, और जॉन उन्हें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की याद दिलाता है जिन्हें उन्होंने निकाला था। जॉन सुबह निकलने की योजना बनाता है, लेकिन फादर को लगता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। इस बीच आउटसाइडर्स गांव के बाहर पेड़ों के बीच छिपे हुए हैं और अपनी योजना तैयार कर रहे हैं। इनसाइडर्स को एक जासूस से ये जानकारी मिलती है और वे तुरंत अलार्म बजा देते हैं ताकि हर कोई लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। केसी जॉन से अपने साथ लड़ने के लिए कहता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। हालांकि मिनटों बाद जॉन केसी को तब हैरान कर देता है जब वो दीवार के ऊपर स्थानीय लोगों के साथ शामिल हो जाता है। वापस जेल में वार्डन को आने वाली लड़ाई के बारे में चेतावनी दी जाती है और वो उन्हें एक दूसरे को मारने देने का फैसला करता है। पुल पर कुछ गार्ड होते हैं जिन्हें छिपे हुए आउटसाइडर्स द्वारा अचानक पानी में खींच लिया जाता है। फिर वे जलते हुए तीरों से हमला करते हैं, जिससे एक व्यक्ति के मुंह के आर पार तीर लग जाता है। हॉकिंस अपने आदमियों को नीचे झुका देता है ताकि तीर गांव की इमारतों पर लगें और वे जलने लगें। जैसे ही कुछ लोग पानी ढूंढने के लिए दौड़ते हैं, एक और कैदी छतों से तीर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी गोली मार दी जाती है। फिर आउटसाइडर सामने के गेट पर कुछ पेड़ बांध देते हैं और उन्हें काट देते हैं ताकि उनके गिरने से गेट और कुछ टावर नष्ट हो जाएं। अब आउटसाइडर्स गांव पर आक्रमण कर सकते हैं और दोनों सेनाओं के बीच एक भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें हर तरफ लोग मर रहे होते हैं। जॉन महान युद्ध कौशल दिखाता है और बिना दया के दुश्मनों को मार गिराता है। केसी तब जम जाता है जब एक आउटसाइडर उसे मारने वाला होता है, लेकिन जॉन उसे एक तीर से मारकर बचा लेता है। यहाँ तक कि फादर भी अपनी लाठी से लड़ रहे हैं और स्कल अपने मार्शल आर्ट कौशल का उपयोग करके उनकी रक्षा करता है। फिर भी एक दुश्मन फादर को चाकू घोंपने में सफल हो जाता है, इसलिए हॉकिंस खंजर निकालता है और स्कल को फादर को एक सुरक्षित टावर पर ले जाने के लिए कहता है। इस बीच मारेक और स्कैप पानी में छिपे हुए हैं और एक गार्ड को मारने के बाद पीछे से गांव में घुस जाते हैं। वे उसी टावर में छिप जाते हैं जहां स्कल फादर को ले जा रहा है, जिसे जॉन देख लेता है। वो तुरंत एक रस्सी काटता है और दूसरे छोर पर वजन को नीचे गिरने देता है ताकि वो सेकंडों में टावर तक पहुंच सके।
जब फादर और स्कल अंदर जाते हैं तो स्कैब जल्दी से स्कल को बेहोश कर देता है और फादर के घाव को दबाकर उन्हें पकड़ लेता है। फिर मारेक कुछ संवाद बोलता है और फादर को मारने की तैयारी करता है, लेकिन उसी क्षण जॉन एक गुप्त दरवाजा खोल देता है जिससे वो निचली मंजिल पर गिर जाता है, जबकि स्कल स्कैब को जलते हुए तीर से मार देता है। मारेक और जॉन के बीच लड़ाई होती है और ऐसा लगता है कि उनका कौशल एक ही स्तर पर है। उनकी लड़ाई एक जलते हुए स्कैब द्वारा बाधित होती है, जिसे मारेक खिड़की से बाहर पानी में धकेल देता है। अब अपनी जान के डर से मारेक बाहर भागता है और अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश देता है, इसलिए वे गांव से बाहर भाग जाते हैं। कुछ ही क्षणों बाद इनसाइडर्स सभी शवों को जला देते हैं और फादर उनके सम्मान में कुछ शब्द कहते हैं। जॉन दूर से आग की लपटों को देखता है और उसे युद्ध के दौरान नागरिकों को मारने की याद आती है। किलियन उसके लिए एक ड्रिंक लाता है और बताता है कि फादर को उनकी पत्नी के संदिग्ध ओवरडोज के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन कभी पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए वो द्वीप पर एकमात्र निर्दोष व्यक्ति हैं। अगली सुबह जॉन कुछ इनसाइडर्स को गांव से बाहर रसद ले जाते हुए देखता है और तट तक उनका पीछा करता है, जहां वो ये जानकर चौंक जाता है कि उन्होंने गुप्त रूप से एक नाव बनाई है। वो वापस फादर के पास दौड़ता है, जो पुष्टि करते हैं कि वे शुरू से ही भागने की योजना बना रहे थे। नाव को डायसार्ट द्वारा डिजाइन किया गया था, इसलिए इसमें एक कूलिंग सिस्टम है जो रडार द्वारा पकड़े जाने से बचना चाहिए। दुर्भाग्य से अन्य सेंसर नाव का पता लगा लेते हैं और हेलीकॉप्टर तुरंत उसे मार गिराने के लिए आ जाते हैं। वे देखने वाले समूह पर भी गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसाइडर्स समय रहते कुछ चट्टानों के पीछे छिप जाते हैं। इसके बाद फादर अनुमान लगाते हैं कि वार्डन का उनके बीच एक जासूस है। जॉन अगली नाव में जाना चाहता है, लेकिन हॉकिंस और फादर बताते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए जॉन को भी अपनी बारी का इंतजार करना होगा। कुछ समय बाद जॉन डायसार्ट के पास जाता है, जो पहले से ही एक नई नाव बना रहा है। जॉन सोचता है कि क्या डायसार्ट इस नाव पर जाएगा, लेकिन वो मना कर देता है। वो बताता है कि 30 साल पहले उसने बिना किसी कारण के केवल पैसों के लिए एक बहुत शक्तिशाली बम बनाया था। 50 लोग मारे गए थे, इसलिए डायसार्ट को लगता है कि वो इस द्वीप पर रहने का हकदार है। तभी जॉन नोटिस करता है कि डायसार्ट के पास एक पुराना शेवी इंजन है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूटर गायब है। इसके बाद जॉन एक प्रस्ताव के साथ फादर के पास जाता है। वो मारेक के कैंप से इंजन का लापता हिस्सा लाएगा और बदले में उसे और केसी को अगली नाव में जगह मिलेगी। फादर इस शर्त पर सहमत होते हैं कि जॉन समाज को इस द्वीप के बारे में बताएगा ताकि दूसरों को भी बचाया जा सके। बाहर निकलते समय जॉन को हॉकिंस मिलता है, जो उसे मारेक के कैंप का सबसे सुरक्षित रास्ता दिखाने वाला नक्शा देता है। डायसार्ट उसे कुछ मोलोटोव बम भी देता है। केसी भी जाना चाहता है, लेकिन जॉन उसे एक पेड़ के खिलाफ धकेलता है और खतरों का वर्णन करता है, जब तक कि वो अपने दोस्त को रुकने के लिए मना नहीं लेता। इस बीच मारेक अपने लोगों को बताता है कि उसने सभी गिरोह के नेताओं को मार दिया है और उनके सिर जमीन पर फेंक देता है, ये घोषणा करते हुए कि वो अब और छोटी मोटी लड़ाई नहीं चाहता। कुछ घंटों बाद जॉन मारेक के कैंप में पहुंचता है और ये जानकर चौंक जाता है कि केसी शुरू से ही उसका पीछा कर रहा था। अचानक केसी एक जाल पर पैर रख देता है और पेड़ से लटका रह जाता है। जॉन उसे बचा पाता उससे पहले ही आउटसाइडर्स उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उसे अपने गांव ले जाते हैं। भीड़ हंसती है, जबकि मारेक उसे चिढ़ाता है और अपने आदमियों को केसी के गले में कांच के टुकड़ों के साथ बांधने का आदेश देता है। जॉन इस ध्यान भटकाने का उपयोग अंदर घुसने के लिए करता है और सीढ़ियों पर गार्ड को जल्दी से मार देता है। गायब हिस्सा मिलने के बाद वो एक टॉवर में चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है और 2 और गार्डों को मार देता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि केसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए वो एक इमारत के अंदर मोलोटोव फेंकता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। जब भीड़ घुसपैठिए की तलाश में दौड़ती है तो जॉन केसी को टॉर्चर डिवाइस से मुक्त करने के लिए दौड़ता है। हालांकि मारेक ने उसकी योजना भांप ली थी और अब वो उसका रास्ता रोकता है। दोनों को पूल में फेंक दिया जाता है और मारेक उन्हें एक दूसरे को मौत के घाट उतारने के लिए कहता है और ऐसा न करने पर दोनों को मारने की धमकी देता है। केसी जॉन पर हमला करने का नाटक करता है ताकि वो उसे ये कहने के लिए पास पहुंच सके कि वो इसे खत्म कर दे, क्योंकि इनसाइडर्स को भागने के लिए जॉन की जरूरत है। चूंकि जॉन अपने दोस्त को मारने से मना कर देता है, केसी खुद को भाले पर गिराकर जान दे देता है। इसके बाद मारेक जॉन का सिर काटने के लिए गिलोटिन तैयार करता है, हालांकि उसे इनसाइडर जासूस द्वारा नीचे गिरा दिया जाता है। वो आदमी जॉन को वापस इनसाइडर गांव जाने और फादर को ये बताने के लिए कहता है कि मारेक ने दूसरे हमले के लिए गिरोहों को इकट्ठा कर लिया है। अगले दिन जॉन गांव लौटता है और डायसार्ट को डिस्ट्रीब्यूटर देता है और उसे जल्दी काम करने का आग्रह करता है। फिर वो दूसरों को आने वाले हमले के बारे में सूचित करता है और नोटिस करता है कि फादर बीमार बिस्तर पर हैं। जॉन को नहीं लगता कि उनके पास लड़ाई जीतने के लिए पर्याप्त हथियार या बचाव है, इसलिए उन्हें गांव छोड़ देना चाहिए। हॉकिंस गुस्सा हो जाता है क्योंकि ये उनका घर है, लेकिन फादर जॉन से सहमत होते हैं और हॉकिंस को छोड़ने की तैयारी करने का आदेश देते हैं। अगली सुबह जब लोग निकलना शुरू करते हैं, जॉन फादर को अभी भी बिस्तर में पाता है।
पता चलता है कि उन्हें एक घातक बीमारी है जो उचित उपचार के बिना 1 महीने में उन्हें मार देगी। इस बारे में कोई नहीं जानता, हालांकि हॉकिंस को संदेह है। फादर चाहते हैं कि जॉन उनकी जगह ले ले, लेकिन जॉन गांव के साथ रहने से इनकार कर देता है। उसका लक्ष्य अभी भी भागना है, तो इसके बजाय फादर उसे अपनी डायरी देते हैं जिसमें इस जगह के बारे में सारा सच है, और जॉन से किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए कहते हैं जो कैदियों को बचा सके। इसके बाद जॉन डायसार्ट को देखता है जिसने नाव पूरी कर ली है। जब वे इसका परीक्षण करते हैं तो आग की लपटें जॉन को फिर से उसकी हत्याओं की याद दिलाती हैं, इसलिए वो परेशान होकर दूर चला जाता है। उस रात जॉन फादर को बताता है कि कैसे उसके बॉस ने उससे युद्ध के दौरान सैकड़ों नागरिकों को मरवाया था और सरकार ने इसे छुपा लिया था। जब जॉन ने सच बताने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उसने बदला लेने के लिए अपने बॉस को मार डाला। सुबह जॉन को बाहर एक खंभे पर इनसाइडर जासूस का सिर मिलता है। जबकि वार्डन कैमरों पर सब कुछ देख रहा होता है, आउटसाइडर्स छिपे हुए स्थानों से बाहर आते हैं और गांव पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उसे खाली पाते हैं। वे यह सोचकर हंसते हैं कि वे जीत गए हैं, लेकिन जॉन ठीक की गई बंदूक के साथ एक टॉवर पर दिखाई देता है और गोलियां चलाता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो अधिकांश दुश्मनों को मार देता है। फिर इनसाइडर्स भी बाहर आ जाते हैं और अब उनकी संख्या बड़ी है, इसलिए आउटसाइडर्स डर के मारे भाग जाते हैं। जब फादर टॉवर पर परिणाम देखने के लिए अपना कमरा छोड़ते हैं तो मारेक भी वहां आ जाता है और जल्दी से स्कल को मार देता है। फिर वो जॉन से लड़ने लगता है और उसे किनारे पर लटकाने से पहले कुछ वार करता है। जब मारेक जॉन को मारने वाला होता है तो फादर उसे पीछे से पकड़ लेते हैं और मारेक उन्हें चाकू मार देता है। फिर जॉन वापस ऊपर चढ़ता है और मारेक को तब तक मुक्के मारता है जब तक कि वो टॉवर से नीचे गिरकर एक नुकीले खंभे पर नहीं मर जाता। इसके बाद जॉन को तट पर कुछ आग दिखाई देती है। वो और हॉकिंस डायसार्ट को देखने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन उसे मृत और नाव को जलता हुआ पाते हैं। डायसार्ट के हाथ में एक हार है जिसे दोनों तुरंत टॉम के हार के रूप में पहचान लेते हैं, जो उसे वार्डन के जासूस के रूप में चिन्हित करता है। वे मरहम लगाने वाले की झोपड़ी की ओर दौड़ते हैं और पता चलता है कि टॉम के पास शुरू से ही एक ट्रांसमीटर था। जाहिर तौर पर वार्डन ने उसकी जासूसी के बदले उसे आज़ादी का वादा किया था। टॉम जानता है कि उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, इसलिए जॉन उसे लैंडिंग निर्देशांक बदलने के लिए मजबूर करता है। कुछ समय बाद टॉम चारे के रूप में एक मैदान के बीच में होता है। जब हेलीकॉप्टर उतरता है तो इनसाइडर सभी सैनिकों को मारने के लिए छिपने की जगह से बाहर आते हैं। जॉन वार्डन को भागने से रोकने के लिए चॉपर में घुस जाता है। उसे डराने के बाद वो वार्डन को बाहर लात मार देता है और उसे टॉम के साथ छोड़ देता है। जॉन पायलट की सीट संभालता है और किलियन तथा कुछ अन्य कैदियों के साथ उड़ जाता है। जंगल में टॉम और वार्डन आउटसाइडर से घिरे होते हैं। आगे वार्डन के साथ क्या होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे, पर दोस्तों सच कहूं तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव हुआ है। अगर मेरी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो बस एक सब्सक्राइब और लाइक से हौसला बढ़ा दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं चूक रहा हूं तो बेझिझक कमेंट्स में मुझे मेरी गलती बताइएगा, मैं सीखना चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।